ज्योग्राफी का टॉपिक है या हिस्ट्री का या सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में कुछ है तो क्या है? इकोनॉमिक्स। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। और हम रहते हैं प्यारे से हिंदुस्तान, और हम प्यारे से हिंदुस्तान रहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कंट्री के 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग, एक होती है अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड, जो भी कहो आप, ठीक है। तो 3 टाइप्स होते हैं। मैंने बताया था डेवलप कंट्री कौन सी होती है? जो फूड, हेल्थ, एजुकेशन इस पे कंप्लीटली काम कर चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपिंग, जो इस पे काम कर रही है, यानी उस एक वे है, एक पाथ है जिस पाथ पे वो चल रही है। अब बात करते हैं अंडर डेवलप, जिसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, यानी बहुत बुरी कंडीशन है किसकी? अंडर डेवलप की। हम किस में आते हैं भाई? इंडिया आता है डेवलपिंग में। इंडिया किस में आता है? डेवलपिंग में। हमारी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1950 तक अगर आप बीजेपी को जिताते रहेंगे तो हम डेवलप बन जाएंगे। अरे भैया अभी तो हमारा ये हाल है कि $1 है 84 रुपीज, ठीक। तो ये कंडीशन तो अभी है, तो 1950 तक तो पता नहीं क्या होगा हमारा। तो खैर छोड़िए, वो पॉलिटिकल इशू है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डेवलपिंग मैंने कहा इंडिया आता है कहाँ पे? डेवलपिंग में आता है, यानी हम उस रास्ते पे क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। तो भाई फूड की प्रॉब्लम तो है ही हमारे यहाँ, नहीं है? आप जानते हो गवर्नमेंट राशन कार्ड अलॉट करती है, उससे आपको फ्री ऑफ नहीं सॉरी फ्री तो मैं नहीं कह सकती, कम प्राइस क्या दिए जाते हैं? मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको गेहूँ, चावल, ये सब चीजें मिलती है, चीनी वगैरह। तो ये क्या है आपका? डेवलपिंग। गवर्नमेंट इसलिए काम कर रही है कि कोई भी भूखा ना रहे। लेकिन मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राशन या फूड सप्लाई से इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। जब आप जॉब प्रोवाइड करोगे, जॉब दोगे, तो ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस पे क्या कर सकते हैं? चीज़ें खरीद सकते हैं। पर कैपिटल इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हमें डेवलप करना है तो पर कैपिटल इनकम क्या करनी होगी? गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा इस पे कि ये बढ़े, और अगर ये बढ़ेगी पर कैपिटल इनकम हमारी, तभी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम लग्जरी चीजों को यूज करेंगे, हम भी डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएंगे जहाँ पे फूड, हेल्थ, एजुकेशन इससे ऊपर की बात होती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आपको पता है कि इंडिया में पॉवर्टी रेट कितना है? 11। इंडिया का पॉवर्टी रेट, यानी जिसे कह सकते हो गरीबी की स्थिति कितनी है? सबसे ज्यादा 11। पॉवर्टी रेट इंडिया का कितना है? ये लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा है। पॉवर्टी रेट इंडिया का 11.9 इंडिया का पॉवर्टी रेट है प्रेजेंट टाइम में। अभी मैंने चेक किया था, उसमें 11.9 आपका पॉवर्टी रेट है इंडिया का। कभी कभी बेटा न्यूज़ और थोड़ा अपडेट रहा करो तुम लोग भी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर निकलो, ठीक है। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगी। सुबह मॉर्निंग में जैसे उठते हो आप, तो थोड़ा जल्दी उठते हो, नॉर्मली आपका स्कूल 7 बजे का है, तो अब 6 बजे तो उठते ही होगे, 6, 5:30 तक या। तो कोशिश किया करो या कभी आपके हाथ में फ़ोन रहे तो मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगी जो करंट डेटा बताता है, ठीक है। करंट डेटा में अगर मैं बात करूं कि क्या डॉलर कितनी कंडीशन में है, पॉवर्टी रेट कितना है, हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या कंडीशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कंडीशन है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा अगर अपडेट रहोगे, ध्यान में रहोगे, तो आप किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो कि भाई हमारे इंडिया की कंडीशन अभी प्रेजेंट टाइम ये है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अभी मैंने जैसे कहा कि पॉवर्टी रेट इंडिया में कितना है? 11.9। कल मैंने एक चीज और बताई थी, हंगर इंडेक्स के बारे में बताया था। हंगर इंडेक्स में इंडिया की कंडीशन है 105 पे, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की कंडीशन है 134। टोटल कितनी कंट्रीज में? 193 कंट्रीज में, यानी 193 या जिसे कह सकते हो 193 कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, उसमें इंडिया की रैंक है 134। बहुत अच्छी है, बहुत खराब है भाई। टोटल कंट्रीज देखो, टोटल कंट्रीज कितनी है? 193 और हम कितने पे हैं? 134 पे हैं। तो ये अच्छी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है हमारी। तो अगर हमें इस पे काम करना है तो हमें क्या करना होगा? पर कैपिटल इनकम बढ़ानी होगी। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, ये रिपोर्ट बताती है कि पर कैपिटल इनकम कितना अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका कितना अच्छा है। इसी बेस पे हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाते हैं और जिसमें टोटल 193 कंट्रीज है और इंडिया की जो रैंक है उसमें वो है 134। तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हम नहीं है, बल्कि हम बहुत बुरी पोजीशन पे हैं। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं? 105 पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा, और हमारा डॉलर क्या बता रहा है भाई? $1 84 रुपीज, 84 रुपीज। अभी मैंने नेक्स्ट वीक चेक किया था तो 84 हो गया प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट वीक 83 था, 84 हो गया। वो अलग बात है कि जब ये गवर्नमेंट आने से पहले की कंडीशन थी, मैं 2014 की बात करी, उस टाइम पे 64 या 2 पे था $1। एक चीज़ कल एक बच्चे ने मुझसे और पूछा था कि मैम क्यों नहीं $1 1 के बराबर? एक्चुअल में बेटा क्या था, $1 1 के बराबर था। कब? 1947। $1 1 के बराबर। कब? 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारी कंट्री का रुपए जो $1 था, ₹1 था, वो $1 के बराबर था। लेकिन कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही थी? अगर मैं कहूँ कि भाई तुम्हें इलाहाबाद, तुम रहते हो इलाहाबाद, तुम्हारा शहर है, प्रयागराज तुम्हारा शहर है, तुम्हें प्रयागराज में 30,000 रुपए की सैलरी पे नौकरी मिलेगी, ठीक है, और सेम उसी सैलरी पे तुम्हें मुंबई में भी जॉब मिलेगी। तुम कहाँ करोगे? कहोगे कि मैं अपनी फैमिली को, अपने शहर को छोड़ के क्यों मुंबई जाऊँ जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं हो। अगर मैं कहूँ मुंबई में 60,000 की सैलरी पे आपको जॉब मिली, आप तुरंत छोड़ दो। आप कहोगे मैं कहाँ जाऊँ, मुंबई जाके जॉब करती हूँ। तो आपको जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, आप जैसे मैंने कल बताया था, माइग्रेशन क्या है? अट्रैक्शन डिसअट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है। तो अगर आप इलाहाबाद को छोड़ के जाते हो मुंबई तो अच्छी सैलरी पे ही जाते हो। अगर सेम सैलरी मिलेगी आप नहीं जाओ। तो बिल्कुल सेम कंडीशन ये है कि $1 1 के बराबर 1947। तो बाहर की कंपनी क्यों आती? अगर उनको वही सेम प्रॉफिट, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो रहा है, तो वो क्यों आएंगी? नहीं आएंगी। अगर हम अपने पैसे को थोड़ा सा कमजोर करें डॉलर के अकॉर्डिंग, तो बाहर की कंपनी यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे क्या करेंगी? प्रोडक्शन करेंगी बेटा, क्योंकि हमने अपने पैसे की वैल्यू क्या कर दी? थोड़ी सी कम कर दी, उनके डॉलर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो वो इन्वेस्ट करेंगी यहाँ, क्योंकि वो जान रही है कि अगर मैं $1 इन्वेस्ट करती हूँ तो वहाँ का 30 रुपये बनता है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर कोई बाहर की कंपनी है वो यहाँ पे $1 इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना बन रहा है यहाँ पे? 30। मैं स्टार्टिंग का प्राइस बता रही हूँ, 1990 का मैं बता, अभी तो 84 है, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है डॉलर। उन्होंने कहा 30 रुपये बन रहा है यहाँ पे। तो अगर वो 30 रुपये बन रहा है तो यहाँ पे उनको डॉलर कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ना। अगर $1 का $1 बनता तो $30 का 30 रुपये बनता है ना। तो $30 उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करने का, तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब तो उन्हें $1 का 30 रुपये मिल, अब तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम बोलूँ तो $1 का 84 रुपीज। हमारे रुपए की कंडीशन बहुत खराब हो जाए। इसी से महंगाई बढ़ती है। जब रुपया कमजोर होता है तो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब रुपया स्ट्रांग होता है महंगाई कम होती है। लेकिन आपने सुना नहीं है किसी भी चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ते हैं, घटते हुए आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ बढ़ते ही सुना होगा। और अगर घटते भी हैं, जैसे पेट्रोल पे अगर 3 रुपये बढ़ाएगा, 4 रुपये बढ़ाएगा तो 50 पैसा कम कर देगा। 1 रुपये कम कर देगा। बढ़ाया कितना गया था? 3 रुपये 4 रुपये। और कम कितना किया है? $1 या 50 पैसे, ठीक है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने रुपए को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रॉन्ग कैसे हम कर सकते हैं भाई, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एम्प्लॉयमेंट से ही पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटल इनकम यानी कि हर इंसान जो है, हर बंदा कितनी सैलरी कमा रहा है उसकी इनकम ज़्यादा होगी। अगर पर कैपिटल इनकम अगर ज़्यादा होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप पहले 20,000 कमाते थे, आपके घर में उतनी लग्जरी चीज़ें नहीं, आपकी सैलरी 50,000 हो गई, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। आपने कुछ चीज़ें ऐड की, खरीदी, आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना स्टार्ट किया, नहीं किया? आप पहले से अच्छा न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हो, खाने पीने की चीज़ें, तो ये कैसे हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ा है। और आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ सकता है, पर कैपिटल इनकम अगर आपकी, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से बढ़ेगा, सीधी सी बात है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम अगर बढ़ती है तो पर कैपिटल इनकम अगर हमारी बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो समझ में आ गया कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी। और इंडिया की गरीबी की अगर मैं बात करूँ तो 11.9 रेट इस टाइम पे प्रेजेंट है जो गरीबी। अब यहाँ पे देखो कुछ लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे सर्वाइव करती है, यानी उनकी कंडीशन बहुत खराब मानी जाती है। तो गवर्नमेंट उनको क्या अलॉट करता है, राशन कार्ड अलॉट करता है, जिसके तहत उन्हें मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे क्या मिलता है, राशन मिलता है, सामान। अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ आपको कि इसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, लिखो इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसे बोलते हैं, जो गवर्नमेंट राशन कार्ड एक बनवाती है आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए राशन कार्ड बनवाती है और मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे उन्हें चीजें प्रोवाइड कराती है, उसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो भाई गवर्नमेंट हमारी जब हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, इसके बाद ही नहीं, इसकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। अलाउद्दीन खिलजी नाम सुना है? खिलजी डायनेस्टी का सेकेंड रूलर। फर्स्ट रूलर कौन था, जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन कौन था, इसके अंकल थे अलाउद्दीन के, और इसने अपने ही अंकल की मार की जान से खुद रूलर बना। अलाउद्दीन खिलजी कौन था भाई, खिलजी डायनेस्टीज पढ़ाई नहीं मैंने इससे पहले सारी, मैंने जब आपको मैंने जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है, दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ाया ना, पहली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी है, गुलाम। सेकेंड डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी, और सेकेंड खिलजी डायनेस्टी में सेकेंड नंबर पे आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फाउंडर कहा जाता है। ये उसने अपने आर्मी के लिए, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास, जिसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे और उन सोल्जर्स को इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी। तो अगर सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो वो सामान कैसे खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर वो भूखे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, किसके अगेंस्ट, राजा के खिलाफ, तो विद्रोह होने का डर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे दिमाग लगाया, वो मार्केट पॉलिसी लाया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आया। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में उसने क्या कहा कि भाई जो प्राइस है मार्केट, जैसे मैंने कहा गेहूं का प्राइस मार्केट में अगर 10 रुपए किलो, तो वो प्राइस से ना हो करके कम प्राइस में 2 रुपए या 3 रुपए में सोल्जर्स को दिया जाए। क्या किया जाए, 2 रुपए या 3 रुपए में, क्योंकि इनके पास क्या है, सैलरी कम है और इनको अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, राजा के खिलाफ जाएंगे। तो इसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है कि गेहूं का प्राइस अगर मार्केट में 20 रुपए या 22 रुपए है तो वो राशन कार्ड के थ्रू आपको 3 रुपए या 4 रुपए मिलता है, नहीं मिलता, इसी प्राइस में मिलता है। तो यही क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ में आया, क्लियर? तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका फाउंडर कौन माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सबसे पहली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वही लेके आया था अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी आर्मी रखी थी और जिसको फूड चेन, फूड सप्लाई के लिए
उसने इस पॉलिसी को अपनाया था कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे सोल्जर्स को चीज़ें मिलेंगी। इसी बेस पे मैं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट भी हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, जिसमें जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी चीज़ का, गेहूं का, चावल का, उससे कम प्राइस पे राशन कार्ड के थ्रू लोगों को चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है। समझ में आ गया? हंगर इंडेक्स में कहाँ पे है? 105 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ पे है? 134 पे। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, अच्छा आपका $1 कितने रुपीस के बराबर है? इंडिया किस कंडीशन में है? डेवलपिंग। पॉवर्टी रेट कितना है हमारा? 11.9। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी मैं नोट्स लगवाती हूँ आपको, जो मैंने पॉपुलेशन पढ़ाई है